हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद लेसर में। देखिए, आज से हम लोग यूपी टेट जो 2022 का जो पेपर है वो 23 जनवरी को होने वाला है। तो 23 जनवरी को जो पेपर होने वाला है उसको देखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर के मैथ्स के जो पेपर हैं, मैथ्स का पेपर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए मैथ के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और एक एक करके सारे सेट जो हैं वो सभी को सॉल्व करेंगे। अगर आप इन सारे सेट्स को अच्छे से देख लेते हैं, इन वीडियो को देख लेते हैं, तो आपका जो स्कोर है वो 30 में से 30 स्कोर आ सकता है। ठीक है, जिसमें हम लोग हर मतलब पर डे एक सेट को कंप्लीट करेंगे। तो जो भी 23 जनवरी को जो आपका पेपर है वो तब तक सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का जो पेपर है, आज का जो सेट है वो सेट है 2018 का पेपर। तो 2018 में जो मैं यूपी टेट में जो मैथ आई थी उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पूछा गया कि 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो 61 दिनों के बाद कैसे निकालना है, तो देखो 61 में हम लोग क्या करते हैं, 7 का भाग कर देते हैं और शेष निकाल लेते हैं। तो जब शेष निकालेंगे तो 7 का अगर भाग करेंगे, 7 7 अट्ठे 56, कितना आ जाएगा, 5 शेष आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 दिन बाद यानी 61 दिनों के बाद वाला दिन पूछ रहा है। तो शुक्रवार में जो शुक्रवार है उसमें हम लोग इस 5 दिन को जोड़ दें और 5 दिन के बाद का पूछ रहा है यानी छठवां दिन पूछेगा। तो शुक्रवार से 5 दिन आप लोग जोड़ लीजिए। तो शुक्रवार, शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी थर्सडे। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बृहस्पतिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, देखिए ये 7 का भाग क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि 7वें दिन के बाद 7वां जो दिन होता है वही दिन रिपीट होता है, इसलिए शेष निकाल लेते हैं। शेष क्या होता है, 5, और 5 दिन के बाद का पूछ रहा है यानी छठवां दिन पूछ रहा है। तो छठवां दिन कौन सा हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। क्या दिया गया है कि दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, जो ए बी है, ए बी जो रेखा है वो सी डी के समांतर है। तो बाई माइनस एक्स का मान पूछा है, यानी हमें बाई का मान चाहिए। ठीक है, और x का मान चाहिए और इसका क्या कर लेना है, डिफरेंस कर लेना है। तो देखिए, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं, जब भी कोई दो समांतर रेखाएं ऐसे होती हैं, उसको अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो उस तिर्यक रेखा के जो कोण होते हैं उनका देखिए कैसे कैसे संबंध होता है। जैसे एक ये कोण है तो इसका कोण ये वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इधर वाला कोण है तो इसका ये वाला कोण बराबर होगा इसके बराबर। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। देखिए थोड़ा अगर हम ऐसे बड़ा बनाएं, ठीक है, जैसे ये वाला कोण है इसके अकॉर्डिंग बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, ये इसके बराबर होगा इस वाले के, और ये वाला इसके बराबर होगा। तो अगर इसमें से अगर हम कहें कि ये वाला ना दिया जाए, एक कोण ना दिया जाए, तो मान लो ये वाला कोण नहीं दिया गया है। देखिए, अब इसको हम लोग एक कोण ये वाला नहीं दे रहे हैं, तो इसका अगर नहीं दे रहे हैं तो इस वाले का जो होगा ये वाला इसके 180 के बराबर हो जाएगा। अनेक यानी कि ये x और अगर ये y है तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। x प्लस वाई 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना है। तो देखिए, इसमें को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए देखिए अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखेंगे, हमें y का मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो y कैसे, पहले y को निकाल लेते हैं। तो देखो, ये जो ये वाली रेखा है वो तिर्यक रेखा है। तो अगर ये वाला 110 अंश है, ये 110 अंश है, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y 180 से 110 माइनस कर दो यानी 70 अंश हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार x का मान अगर निकालना है तो ये 120 है, तो इसको 180 से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है बाई माइनस एक्स यानी डिफरेंस पूछ रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 अंश, यानी इसका आंसर क्या होगा, 10 अंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, इसको ध्यान से करेंगे। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब एक दुकानदार है, उसको 390 रुपये में जब वह बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। आप गौर कीजिएगा, ये जो 20% लाभ हो रहा है कब हो रहा है? 390 रुपये में बेचने पर उसको 20% लाभ हो रहा है। तो अगर हम ये पता कर लें कि जो ये 390 है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर 20% का लाभ पर बेची जा रही है, यानी 100 की चीज़ होगी, वो कितने की बेची जा रही होगी? 120 की वो बेची जा रही होगी। तो यानी जो 120% की वैल्यू है वो कितनी है? 390 है। तो क्रय मूल्य चाहिए यानी 100% चाहिए, तो 100% हम निकाल लें। तो देखिए क्या हो जाएगा, 390/120 और गुणे कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि हमें 100 चाहिए। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दें, ये 13 हो गया। 3 से ये कैंसिल कर दें, 3 चौक 12 हो गया। 4 से ये 100 काट दें, कितना हो गया? 25। अब गुणा कर लें, 13 गुणे 25, तो 25 जो 75 की 5 हासिल 7, 25 सेकंड 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, तो 325 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फिर से एक बार इसको समझ लेना, ध्यान देना है, फिर से एक बार समझा देना है इसको कैसे करना है आप लोगों को। किसी दुकानदार को 390, देखिए सबसे पहले जो रुपए दिया होता है उस रुपए को अगर आप ये पता कर लो कि जो रुपए जो वैल्यू दी हो वो वैल्यू अगर हम ये पता कर लें कितने परसेंट की वैल्यू हो, तो हम लोगों को आसान हो जाता है। तो देखिए 390 पर बेची जा रही है यानी विक्रय मूल्य है, ये तो विक्रय मूल्य है। तो अगर अब कोई चीज़ लाभ भी हो रहा है हमें 20%, यानी 100 की अगर चीज़ है वो 120 में बेची जा रही होगी, सीधी सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 390 है वो कितने की वैल्यू है? 120 की वैल्यू है। तो बटे में 120 लाना है, हमें क्रय मूल्य चाहिए यानी 100% चाहिए, तो गुणे 100% कर लीजिए। बस इतना सा सवाल है, इसको सॉल्व कर लेना है, काट लेना है। तो ये 4 से 3 से कैंसिल 4, और ये 3 से कैंसिल 13, 4 से ये कैंसिल 25। तो जब 25 गुणे 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 375 आंसर हो जाए, 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़ाकर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत बताइए। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है कि 60,000 से 65,000 हो रही है, 60,000 से 65,000, तो प्रतिशत वृद्धि यानी प्रतिशत में पूछा गया। तो देख लिए, पहले हम देख ले कितनी वृद्धि हो रही है, तो 5,000 हो रही है भाई। 60,000 से 65,000 होने 5,000 की वृद्धि। इसको परसेंटेज में बनाना है तो बटे में टोटल शुरू में कितनी थी? टोटल 60,000 थी। ठीक है, इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो इंटू 100 कर लेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 1 2 3, 1 2 3 0 ये कैंसिल हो गए, 1 0 इसका काट दो। अब देखो 2 से अगर हम काट दें, 2 3 6, 2 से ये 10, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया? 25/3%। 25/3% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदल लें तो क्या हो जाएगा? 3 24, एक बचा, एक ऊपर और बटे 3%, यानी 8 सही 1/3%। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? देखिए इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप लोगों को एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। ठीक है, ये होगा। तो ये जो W है ये होता है कार्य, ठीक है, वर्क। अब अगर आपने वर्क पहचान लिया तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, और बाद बाकी मल्टीप्लाई। तो देखिए पहले में क्या लिखा है? 40 व्यक्ति, ठीक है, 30 दिनों में काम कितना कर रहे हैं? 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। तो तुम्हें 40 गुणे
30 करना है, ठीक है। हमने क्या होता है व्यक्ति और दिन सब मल्टीप्लाई में करना है, हमेशा वर्ग बटे में जाएगा कितना 200 किलोग्राम। बराबर करना है, बराबर में दिया है कितने दिनों में। अब देखिए कह रहा है कितने दिनों में 30 व्यक्ति, तो अगला सेंटेंस है तो 30 गुणे कितने दिनों में, तो x दिनों में। चावल कितने खाते हैं 500 किलो, तो बटे 500 किलोग्राम। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2 जीरो ये काट दिए हमने, ठीक है। 5 से ये 5 छका 30, 2 से ये काट दो 15, और अब देखिए 3 से काट दो इसको, 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 से ये 30 15, 2 से और काट दो 20, तो 20 पंचे कितना आ गया 100, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो यानी 100 दिनों में यह 500 किलोग्राम चावल खा लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये दिया गया, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा क्या है। देखो एक समचतुर्भुज है, सबसे पहले ध्यान देना है कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ठीक है। सभी भुजाएं कैसी हो, समान होनी चाहिए, तो ये समचतुर्भुज होता है। फिर से एक बार सही से बना लेते हैं। देखिए जैसे हमने ये बना दिया, चलो इसी को मान लेते हैं ये समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज आयत भी होता है समचतुर्भुज, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। आयत भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी समचतुर्भुज हो सकता है, सॉरी आयत नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा, आयत नहीं होगा, सॉरी गलती से आयत हो गया। आयत आपका समचतुर्भुज नहीं हो सकता है, ठीक है। वर्ग हो सकता है, यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो वह होता है समचतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज ये भी एक समचतुर्भुज हो सकता है, और वर्ग भी एक समचतुर्भुज हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर विकर्णों की लंबाइयाँ दी गई, देखिए ये विकर्ण दिया गया, ये जो विकर्ण है वो कितने हैं, एक है 16 सेंटीमीटर, यानी पूरा एक 16 सेंटीमीटर का है, 16 सेंटीमीटर, और एक पूरा कितना है 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें एक कुछ इसकी थ्योरम्स होती हैं, हमेशा याद रखना, नोट कर लेना कि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा हमेशा एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो ये थ्योरम आपकी ध्यान रखना है, यानी जो समचतुर्भुज होते हैं उसके विकर्ण हमेशा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, और वो भी समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो हमने क्या भी बताया था कि जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। तो समकोण पर काटेंगे, जैसे कि ये विकर्ण एक है, ये विकर्ण है, तो ये जहाँ पर कट रहा है, ये पॉइंट जहाँ पर है, उस पॉइंट में क्या हो रहा है, वहाँ पर आधा आधा डिवाइड हो रहा है, और कोण कितना हो रहा है 90 अंश का बन रहा है। तो आधा, अब आधा एक है 16 सेंटीमीटर, तो आधी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर, तो आधी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। तो देखिए समकोण पर काटेगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो 8, और अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो 8 का वर्ग कितना हो गया 64, प्लस 12 का वर्ग कितना हो गया 144, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, सॉरी 12 नहीं होगा, 12 का आधा हो जाएगा, यानी 6 होगा यहाँ पर, ठीक है 6। तो कितना हो जाएगा, एक बार फिर से बना लेते हैं इसको, एक बार फिर से बना लेते हैं। देखिए आप लोग ध्यान रखना है थोड़ा, ये जैसे हो गया ये, ठीक है। तो एक 8 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 64, और प्लस 6 का वर्ग 36, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100। तो इसका क्या कर देना, अंडर रूट कर देना, यानी 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भुजा पूछी गई, तो भुजा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो जब भी समचतुर्भुज का सवाल आए तो आप लोगों को जो भी विकर्ण दिए गए उसका आधा कर दो, आधे आधे करके उनका बस। तो 16 का आधा कितना हुआ 8, 8 का वर्ग कितना हो गया 64,
और 12 का वर्ग कितना, 12 का आधा कितना हुआ 6, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, जोड़ लेना कितना आ जाएगा 100, और 100 का क्या कर देना अंडर रूट कर देना, तो कितना आ जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD इसके अंतर्गत दिया गया और PAQ वृत्त है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कोण ABC का मान क्या होगा, यानी ये वाला कोण पूछा गया, और इसमें CAQ कोण दिया गया, यानी ये वाला कोण दिया गया CAQ, यानी ये वाला कोण दिया गया 70 अंश। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें, कुछ थ्योरम्स ध्यान रखना है कि जब भी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा दी हुई और स्पर्श रेखा के द्वारा एक जो कोण बनता है, स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है वह कोण उसी के एकांतर वृत्तखंड में बने कोण का बराबर होता है। यानी जो ये कोण है इसका एकांतर वृत्तखंड का कोण D वाला होगा। ठीक है, तो अगर ये 70 अंश है तो कोण D भी कितना हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा। तो अब एक तो थ्योरम ये आपकी हो गई कि वृत्त की स्पर्श रेखा द्वारा वृत्त की जीवा पर बना कोण उसके एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, एक थ्योरम ये। दूसरी थ्योरम ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो दो थ्योरम्स आपकी यहाँ पर हो गई हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, दो थ्योरम। अब ये 70 अंश कोण हो गया, तो कोण D का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण B, यानी कोण D प्लस कोण B कितना होगा 180 अंश होगा। तो कोण D हमें पता है ये कितना है 70 अंश, तो कोण B हम निकाल लेंगे। तो कोण B 70 माइनस कर दो तो 110 अंश हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण B बराबर कितना हो जाएगा 110 अंश। यही पूछा गया कोण ABC, तो ABC कोण पूछा गया, यानी 110 अंश आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है 98 नंबर। इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, पढ़ते हैं क्या लिखा है। 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बनाएं। देखो ऐसे जब भी सवाल आए आप लोगों को ये चीज़ें पलटनी नहीं है, अगर पलट के करोगे तो एक टाइप का और क्वेश्चन होता है वो आप लोग गलत कर दोगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं इसको समझिए। जब भी सवाल इस टाइप का है तो आप लोगों को बस जैसा दिया वैसे लिख लेना। जैसे क्या लिखा है 8 पेन का क्रय मूल्य, यानी 8 है उनका क्या है क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य लिख लो, क्रय मूल्य। ठीक है, बराबर मतलब 8 गुणे क्रय मूल्य, 6 पेन है गुणे क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लिख लो। ठीक है, ऐसे एक इक्वेशन लिख लो, एक समीकरण। अब तुम्हें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य आना है, यानी ये जो विक्रय मूल्य है इसको आप लोग क्रय मूल्य के बटे में ले जाना है। तो अगर क्रय मूल्य यानी CP बटे विक्रय मूल्य यानी कि SP लाएंगे, यानी क्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य लाएंगे तो क्या होगा 6/8 हो जाएगा। अब देखो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 8 हो गया। तो अब मतलब 6 की चीज़ 8 में अगर बेची जाएगी तो 2 का लाभ होगा। तो 2 बटे, अब क्रय बटे में क्रय मूल्य तो 2/6 इंटू 100, बस इसको काट लेना है। तो 2 3 6 और 3 से यानी 100/3, तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करिए, ज़्यादा सही रहेगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा C। अगर आपको ये कठिन लग रहा है, अगर वैसे ही करना चाहते हो तो सीधे सीधे ऐसे ही कर लो कि देखिए 8 पेन का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य है 8 पेन का, तो ये जो 8 पेन है वो हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8 उल्टा कर दो और 6 इधर, तो लाभ कितना हुआ 2, तो 2/6 इंटू 100। ठीक है, ऐसे कर लीजिए 3 और 100/3 कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो इस तरह से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को करिए, देखिए किस तरह से करते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5
5 के बीच में है, ठीक है, मध्य नहीं आती है, ये ध्यान रखिए कौन सी नहीं आती है। तो अच्छा 3/5 की वैल्यू क्या होती है, 3/5 देखें तो 0.6 और 5 4/5 आएगा 0.5 यानी 0.8। तो 0.6 और 0.8 के बीच में संख्या जो होगी जो नहीं होगी वही आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम 19/30 करें तो 19/30 30 का भाग 19 में करो, तिछाक 18 यानी 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो हम कह सकते हैं 0.6 तिछाक 18 1 3 93, ठीक है, यानी इस तरह से आ जाएगा 0.63 और कुछ आएगा। अगर इसको देखें 7/10 को तो ये 0.7 आएगा, और अगर हम 2/3 को देखें तो तिछाक 18 यानी 0.6 और फिर 6 आएगा। और अगर इसको देखें तो तीपच 15 1 और 3 त्रिका 9 यानी 0.53 लगभग आएगा। तो देख लीजिए 0.63 भी इसके बीच में आता है, 0.6 भी इसके बीच में आता है, 6 भी आता है, 0.7 भी 8 से पहले आता है। तो 0.53 जो है वही नहीं है, यानी ये 0.53 किसका है, डी ऑप्शन का, यानी 16/30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16/30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको निकाल लेना, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसी तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि 3 पेन, ध्यान से देखिएगा, 3 पेन 2 पेंसिल 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपया है, यानी 3 पेन, ठीक है, प्लस 2 पेंसिल 2 पेंसिल, ठीक है, प्लस 4 रबर 4 रबर का मूल्य कितना है, 92 रुपया है, ठीक, इतना दिया गया। और क्या लिखा है, 8 पेंसिल 8 पेंसिल प्लस 16 रबर रबर का मूल्य कितना है, 68 रुपया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो बताइए 24 पेन का मूल्य क्या है। तो देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, 3 पेन है, 2 पेंसिल है, 4 रबर है, यहाँ 8 पेन है, 16 रबर है और 68 रुपया है। तो हम इस ये जो 8 पेन है इनको हम लोग, ये देखिए पहले इक्वेशन में जहाँ 2 पेन है, इसको अगर हम लोग करना चाहें 8 पेन करना चाहें तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 का इधर भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर, एक मिनट आप लोग, फिर से हम लिख दे रहे हैं इसको इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि देखिए 3 पेन हो गया, प्लस 2 पेंसिल 2 पेंसिल हो गई, प्लस 4 रबर हो गए रबर, ये कितने रुपए में है, 92 रुपये, ठीक है। फिर 8 पेंसिल और 16 रबर 16 रबर कितने हैं, 68 रुपये की, ठीक है, ये है 68 रुपये की। तो हमें इसको 8 बनाना है पहले इक्वेशन में, ये 8 पेंसिल और 16 रबड़ बनाने हैं, तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें। तो अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इक्वेशन में, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, इधर देखिए, तो 4 तियो 12 पेन, ठीक है, 12 पेन। तो 12 पेन का हम डायरेक्ट अगर निकाल लें तो 4 का इसमें 92 में कर दो, 4 दूनी 8 और 4 ने 36, 368 रुपये ये हो गए। और 8 पेन ये थे, तो ये 68 जो था ये माइनस कर देना, 68, तो कितना बचेगा, 300। तो ये जो 300 आ गया रुपए, वो कितने पेन का आ गया, 12 पेन का आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा था कितने पेन का पूछ रहा था, 24 पेन का पूछ रहा था। तो 12 पेन का मूल्य अगर 300 रुपया है, तो 24 पेन का, भाई 12 पेन का मूल्य कितना है, 300 रुपया, तो 24 पेन का कितना है, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 600 रुपये हो जाएगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखिए गौर से, कलर चेंज कर लेते हैं, देखो
क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, देखो, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया हो। मतलब हम अगर किसी त्रिभुज की रचना कभी नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। तो त्रिभुज कब नहीं बन सकता? सबसे पहली चीज हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि त्रिभुज अगर आप लोगों को बनाना है तो ध्यान रखिएगा एक भुजा जरूर निश्चित होनी चाहिए। अगर 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, 3 भुजाओं में अगर एक भुजा आपके पास नहीं है तो आप त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, चाहे भले ही तीनों कोण हो आपके पास, लेकिन एक भुजा निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, तो एक भुजा कंपलसरी, तभी आप त्रिभुज बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या लगता है। पहला देखो ऑप्शन क्या है, 2 कोण और एक भुजा। ठीक है, इसमें क्या बना है, त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते वो बताना है। तो 2 कोण एक भुजा से तो रचना कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। केवल 3 भुजाएं, इससे भी कर सकते हैं। केवल 3 कोण, ठीक है, इसमें लिखा 2 भुजा और उनके 2 भुजाएं फिर आ गई। भुजा जिसमें है तो समझ लो हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो इसमें भुजा नहीं है, तीसरे ऑप्शन में भुजा नहीं है, तो इसी से हम त्रिभुजकार की रचना नहीं कर सकते, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सी आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है इसको क्या फिर से कह रहे हैं कि त्रिभुज तभी संभव है जब तक एक भुजा नहीं दी होगी तब तक त्रिभुज आप लोग नहीं बना सकते, उसकी रचना नहीं कर सकते। तो एक भुजा तो कंपलसरी है निश्चित, तो भुजा होनी चाहिए। तो कह रहा है किसकी रचना किसके द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भुजा नहीं है, इसी अगर भुजा नहीं है तो इसी से हम रचना नहीं कर सकते हैं, बाद बाकी से कर सकते हैं, तो ये इसी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है 102 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लंबाई 50% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि, देखो वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना गुना बढ़ जाएगा क्षेत्रफल, ये कह रहा है। तो ऐसे जब सवाल आपके पास हो तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगा देते हैं x+y/100 वाला। ठीक है, ये फार्मूला लगा दीजिए। तो देखिए x यानी एक है 50% प्लस 20% प्लस 50 गुणे 20/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, एक 0 से 0 कैंसिल, ये 0 0 के, तो 50 20 70 और 5 दूनी 10 कितना हो गया 80%। यानी अगर आंसर सिर्फ ये कहता कि क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा तो आंसर 80% है, लेकिन कह रहा है कितना गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 80% बढ़ जाएगा। तो 100 वाली जो चीज़ है वो कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो अगर इसको काट दें 2 से, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, यानी 9, 5 से 9 हो गई, तो 5 से 9 हो गई, हम कह सकते हैं कि 9/5 कितना हो जाएगी, 9/5। अब 9/5 को फ्रैक्शन में बदल लो, तो 9/5 कर लेंगे तो 5 एकन 5 और 4 एक सही 4/5 गुना, यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग गौर से देखिएगा, इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। देखिए सेल्सियस में कितना दिया गया है, 37 डिग्री, तो कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में इसका मान बताना है। अब इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन वाला। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए हम लिखे दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो कुछ भी दिया हो हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए दिया गया है सेल्सियस, निकालना है फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस दिया यानी C का मान दिया, निकालना है F का मान, तो सिर्फ इतना ही फार्मूला उठाना है, तो मैं इसका कोई यूज़ नहीं करना है। अगर मान लो सेल्सियस दिया होता, केल्विन निकालते, तो इसका कोई काम नहीं तो होता, इसको यूज़ करते। अगर मान लो
फ़ारेनहाइट दिया गया, केल्विन निकालना है तो सेल्सियस का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ें पूछी जाएँ, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को अब देखिए, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालना है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो चलिए देखो, अब इनको, सॉरी एक मिनट, चलो इसको हम हटा देते हैं, यानी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो C का मान है कितना, 37 डिग्री। तो C की जगह हमें कितना लिख लेना है, तो C की जगह हमें 37 लिख लेना है। तो 37/5 बराबर F माइनस 32/9, ये हुआ। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 9 का इधर गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तिर्यक मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें इसको, देखिए 9 का 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 3 27 और 6 कितना हो जाएगा, 27 6 33। और 5 का इधर कर लें भाई, इधर 9 का इधर 5 का, 5 का कर दें 5F माइनस 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 160। तो 5F बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 160 इधर प्लस हो जाएगा, तो 3 और 6 3 9 और 3 और 1 4, और ये 5F के बराबर हो गया। तो अगर हम F बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा, 493/5, ये हो जाएगा। 5 से काट दो इसको, 5 ने 45, 5 ने 45, कितना बचा 4, 43 हो गए, 5 अट्ठे 40 और 5 छका 30, 5 छका 30। ठीक है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 98.6 डिग्री कहाँ पर ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस फार्मूले को लगाकर आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 9 स्क्वायर की वैल्यू है 285, ठीक है 285, तो 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.99 स्क्वायर का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को गौर करने वाली चीज़ है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट 9 स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर, इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है पहले पद में, यहाँ पर पहले पद में कितना है 0.11 का स्क्वायर है। तो हम कॉमन कितना लें यहाँ से, क्या कॉमन लें कि यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ पर 1 बचे, तो कितना कॉमन लेंगे, तो 0.11 का स्क्वायर ही कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो 1 बचेगा। तो सीधा सीधा इसी के स्क्वायर जब करोगे, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 0.11 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 0.11 का वर्ग करो, कितना आएगा, एक मिनट, देखो 11 का स्क्वायर करोगे 121। यहाँ पर पॉइंट लगाना है, कितने 2 पॉइंट था, स्क्वायर करें 4 अंक के बाद 1 2 3, यानी 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.0121, 0.11 का इसको बस इसी में गुणा कर देना, कितना 285 का गुणा कर देना है, बस आंसर हो जाएगा आपका। जब इसमें 121 का 285 में गुणा करेंगे तो आएगा 3 4 4 8 5। अब दशमलव देखो 4 अंक के बाद लगाना है, तो 1 2 3 4, यानी दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 3.4485 इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। एक राशि है साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। तो एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में, देखो 1 से दोगुनी हो रही है, दोगुनी हो रही है, फिर कह रहा है तो तिगुनी होने में कितना समय लगेगा, तिगुनी। तो देखो 1 से 2 गुनी हो रही, यानी 1 बढ़ रहा है ब्याज, 1 से 3 गुनी हो रही, यानी 2 बढ़ रहा है। तो 1 से 2 लाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1 से 2 लाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा।
तो सीधे सीधे तो 10 वर्ष है, इसमें भी 2 का गुणा कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, 20 वर्ष आंसर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का देखिए अभी ये कराने के बाद साधारण ब्याज का एक पूरा टॉपिक हम शुरू से पढ़ा देंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। तो जितने भी साधारण ब्याज के क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके कर लोगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या, देखो एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त हम बना लेते हैं। इस तरह से एक वृत्त दिया गया और इस वृत्त के अंदर एक वर्गाकार जो क्षेत्रफल का वर्गाकार खेल का मैदान बना है। इसके अंदर एक अधिकतम बड़े से बड़ा जो वर्ग बना है वो वर्ग बना इस तरह से। अब इसमें कह रहा है कि तो इसका क्षेत्रफल बनाओ और इसका जो व्यास है, व्यास ये वाला व्यास वो कितना है 80, ये 80 मीटर है। ठीक है, ये 80, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी भुजा चाहिए हमें। तो अगर ये है क्या विकर्ण, ये विकर्ण है 80, तो ये 80 है तो विकर्ण बराबर क्या होता है, फार्मूला वर्ग का विकर्ण होता है √2a बराबर विकर्ण यानी 80। तो अगर हम a बराबर निकालें तो आ जाएगा 40√2। भाई ये √2 कटेगा तो ये कटेगा तो 40√2 आ जाएगा। अब a बराबर 40√2 आ गया यानी भुजा 40√2, तो हमें क्षेत्रफल चाहिए तो भुजा स्क्वायर यानी 40 का वर्ग कितना हो गया 1600 और √2 का स्क्वायर 2, तो 1600 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 3200, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया। पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या। देखो जब कोण निकालना तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 200 टोटल कितने हैं 240 अंक, कितने प्राप्त किए 52, इसको ऊपर रखना है टोटल बटे में रखना है। हमें संगत कोण चाहिए, जब भी कोण चाहिए हो तो 360 का गुणा कर दो और जब भी परसेंटेज चाहिए हो तो 100 का गुणा कर दो, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना है। तो हमें चाहिए कोण, तो हम कितने का गुणा कर देंगे 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे और काट लेंगे। अगर हमें परसेंटेज चाहिए होता तो 100 का गुणा कर देते, सॉल्व कर लेते, आंसर हो जाए। बट हमें कोण चाहिए तो इसलिए 360 का गुणा कर लेंगे। चलो इसको सॉल्व कर ले, 0 से 0 काट दो, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 2 से ये 26 दूना 52 और 26 तियाँ कितना हो जाएगा 78। तो आंसर कितना हो जाएगा 78 आंसर हो जाएगा, यानी 20 करेक्ट आंसर। ठीक, कितना आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि p का p% 36 हो तो p किसके बराबर होगा। देखो p का p% कितना है 36 है, तो p बराबर यानी p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा 100 का कर दो कितना हो गया 3600। अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट, यानी p बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3600। ठीक है, तो कितना ये 3600 कितने का वर्ग है 60 का वर्ग है, बस यही आंसर हो गया, यानी 60 वैल्यू डी आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2352 बराबर 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान चाहिए। तो ऐसे सवाल करने के लिए आपको 2352 का गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड कर लेते हैं भाई। देखो 2352 के गुणनखंड पहले 2 से काट देते हैं, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा 2 छंग 12, फिर से 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 1 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 चाकू 8, फिर 2 से काट देते हैं, 2 एकन 2, 2 चाकू 8, 2 7 14। अब 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, अब 2 से ये नहीं कटेगा। तो अब इसको
किससे काट दें, 7 से काट देते हैं। चलो 7 दूनी 14, 7 एकन 7, फिर 7 से काट देते हैं, 7 तियां 21, फिर 3 से काट देते हैं 1। ठीक है, यानी इसके गुणनखंड ये हो गए। यानी 2 कितनी बार आया, देखो 1 2 3 4 बार, तो 2 की पावर 4 हम लिख लेंगे, 2 की पावर 4। ठीक है, गुणे गुणे 2 4 बार, 7 कितनी बार आया, 7 आया है 2 बार, तो 7 की पावर 2। 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो 3 की पावर 1। तो अब देखो ऊपर ज़रा देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया गया था कि 2 की पावर x, 2 की पावर 3, 7 की पावर z। तो 2 की पावर जो है वो x है, यहाँ 2 की पावर कितनी है 4, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, ऐसे ही बाई देख लेंगे, बाई किस पर है, 3 की पावर बाई है, तो 3 की पावर 1 है, तो बाई बराबर 1 हो गया। और जेड ऐसे ही निकाल लेना, देखो जेड क्या है 7 के ऊपर, तो 7 के ऊपर यहाँ कितना है 2, तो जेड की वैल्यू 2। अब कह रहा है एक्स प्लस बाई प्लस जेड, यानी सबको जोड़ लेना, तो 4 2 6 और 1 7, 7 आंसर हो जाएगा इसका, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 110 के समभाजकों की संख्या क्या होगी। 100 के समभाजकों की संख्या, यानी 100 के समभाजक जो हैं उनकी संख्या पूछिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो इनके आप लोग गुणनखंड कर लो। जैसे 100 के पूछेंगे तो 100 के गुणनखंड करो और घातों में गुणनखंड करो। वैसे देखो गुणनखंड ही कर दे रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी ऐसा गुणनखंड करने के बाद अब देखो घातों में इसको बना लो। इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इसको हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, जब भी भाजकों की संख्या पूछी जाए वो भी सम, जब सम भाजकों की संख्या पूछी जाए तो आप लोगों को जो सम संख्या दी हो, यानी 2 है तो 2 की जो घात है उसको आप लोगों को वैसे ही रखना है, 2 ही रखना है। ठीक है, गुणे, ये हम संख्या लिख रहे हैं, लेकिन जो विषम है उसमें एक जोड़ के गुणा कर देना है। यानी 5 विषम है, उसकी घात कितनी है 2, तो 2 में एक जोड़ दो, कितना हो गया 3, गुणा कर लो कितना हो गया 3 दूनी 6, बस 6 आंसर हो गया। तो यही इसका आंसर होगा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। लेकिन अगर सम विषम कुछ भी ना दिया होता, कह देता सिर्फ गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो क्या करना है, जो भी घाते हैं उनमें एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर लेना। जैसे यहाँ 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे 3, यहाँ भी 2 है 3 में, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक एक जोड़ लेंगे गुणा कर लेंगे, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 त्रिका 9, अगर गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो। लेकिन यहाँ सम के लिए पूछा है तो सम का वही रखेंगे 2 ही, और विषम का एक जोड़ के इसमें एक जोड़ के इसमें गुणा कर देना है, तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका भी एक टॉपिक, पूरा टॉपिक हम इसको भी पढ़ा देंगे। उसको आप एक वीडियो, आपका कंप्लीट वीडियो आपको पढ़ा बनाकर दे दिया जाएगा, उसको आप लोग ध्यान से देख लेना है और अच्छे से समझ लेना है। आपके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे 15 सेंटीमीटर वाले में से 3 सेंटीमीटर काटना है, तो 15 में 3 का भाग कर दो, तो 15 में 3 का भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 5, और बस घन है, घन पूछ रहा है तो घन का इसका क्यूब कर दो, तो 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, तो 125 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 की घात, देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, 3 की घात 1989 में हमें 7 से भाग करना है और शेष फल बताना है। ठीक है, इस टाइप के जो सवाल होते हैं, इन सवालों के लिए भी आप ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये टॉपिक जब हम पढ़ा देंगे तो आप कितने भी कठिन क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक टॉपिक बनाया जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बस कमेंट बॉक्स में ये लिखना है, ये देखेंगे कि कितने लोग चाहते हैं कि इस पे एक वीडियो अलग से बनाया जाए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ ज़रूर लिख कर बताएं कि बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सब अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है, देखो अगर अगर बेसिक से इसको लगाने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा। इसको हम लोग कैसे करते हैं,
जब भी अभाज्य संख्या से भाग दिया जाए, जैसे 7 से भाग दिया जा रहा है, तो 7 से कम कर दो, कितना हुआ 6। देखना हम कैसे बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। 1 मिनट, ये हम इधर बिगाड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलो सॉरी, चलो छोड़ो, ऐसा करते हैं। अब ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि 7 जो है, 7 से एक कम कितना लेना है, 6। 7 6 लिया, 6 का भाग आपको घात में कर देना, किसमें, घातों में कर देना, और क्या निकाल लेना, शेष निकाल लेना, शेष। तो 6 का भाग 1989 में करो, शेष निकालो कितना होगा। तो 6×18, 1 बचा, 6×18 कट गया, 6×1 3 बचा, कितना शेष बचा यहाँ से, 3 शेष बचा। तो ये घात से 3 शेष आया, और यहाँ पर कितना है, ये 3 है। तो यानी ये 3 की घात, ये शेष वाली 3 कर देना है, और बटे कितना है, 7 कर देना है, बस आंसर हो गया। 3 का 3 बार करोगे गुणा तो कितना होगा, 27, और 27 में अगर 7 का भाग कर देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 7 या 21, कितना बचा 6। तो बस यही 6 आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। देखा इतनी जल्दी हो गया। तो इस तरह से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 अंश है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। अब देखो एक बहुभुज के अंतः कोण का योग दिया गया है, तो अंतः कोणों का योग कितना है, 2160। तो अंतः कोणों का योगफल का फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90, ये होता है, और बराबर 2160 लिख लेना है। बस इसको सॉल्व करना है। देखो तो हम इसको 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 3 बचे 36, 9×4 36। तो 2n-4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो 24×4 28। इसको 2 से काट दो, कितना आ गया 14। तो यानी n बराबर कितना आ गया 14। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 14, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य पूर्णांक। देखो ऋणेतर, ऋणेतर मतलब ये है कि ऋण से पहले जो माइनस वाली संख्या है उसके आगे, या हम कह सकते हैं कि माइनस आने से पहले। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। तो बस 2 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग अगर ध्यान से देखें तो इसको जोड़ना है तुम्हें। इसको कैसे जोड़ते हैं देखो समझ लो, बहुत आसान है जोड़ना, लेकिन हम लोग इसको दूसरे तरीके से कुछ लोग करते हैं। जैसे सही बटे में दिया गया, इस सही बटे को पहले सिंपल साधारण भिन्न में बदलोगे, फिर साधारण भिन्न में बदल के फिर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इस तरह से करोगे अगर आप लोग तो समय लगेगा। जैसे इसको 2 से 1 सही 1/2 को लिखोगे कितना, 3/2। इसको लिखोगे 23/2। इस तरह से करोगे थोड़ा समय लगेगा। देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं समझो, सीधे सीधे आप लोगों को क्या करना है, जो सही बटे वाली चीज़ें हैं, जैसे सही वाली हैं, 1 हो गया, 11 हो गया, 1 हो गया, 11 हो गया, 111 हो गया, और 1111, सीधे इनको ही जोड़ लो डायरेक्ट। तो 11 और 1 कितना हो गया, 12। 12 और 111 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 111 जोड़ दो तो 123 हो जाएगा। 123 और 1111 जोड़ेंगे तो 123 और 111 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 232, 232, ठीक है। नहीं 234, तो कितना हो जाएगा 1234। सीधे सीधे जब हम 111 और 1111 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1234। अब देखो एक क्या क्या बचा, 1/2 बचा, इधर 1/2 बचा, इधर 1/2 बचा, और इधर 1/2 बचा। तो आधा आधा मिलके कितना हो गया, कितना होता है 1, और ये आधा आधा मिलकर कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा।
एक ये हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 2 आ गया, तो 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 1236 आंसर हो गया बस। यानी ए ऑप्शन करेक्ट। इस तरह से जोड़ सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अगला है, ठीक है। इसको चलिए देखिए कैसे करते हैं। चलो इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग, देखो। चलो क्वेश्चन दिया गया, यदि यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं ए और बी, ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो 9 स्टार 10 का मान, तो ए की जगह 9 रखना है, ए की जगह 9 रखना है और बी की जगह 10 रखना है, बस सॉल्व कर लेना है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, यानी ए स्क्वायर लिखा ना, बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, माइनस ए बी 10 नेम 90, बस सॉल्व कर लो। तो 100 में से 90 गया, कितना बचा 10, 10 81 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 91, 91 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 117, यदि x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इनका मान क्या होगा। तो ये वास्तविक संख्या है, शून्येतर वास्तविक संख्या है, तो इनका मान हमेशा धनात्मक होगा, यानी सी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर। इसको देखिए, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करते हैं जरा समझ लो। देखो सीधे सीधे ये 3 4, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, तो 3 4 को जोड़ो कितना आया 7, बीच वाली संख्या आ गई। ऐसे ही 6 और 1 को जोड़ो कितना हो गया 7, यानी ये वाले इधर वाले और ऐसे जोड़ना है बीच वाली संख्या। तो ऐसे देखो 3 2 5 जोड़ो 5 आ गया, और 5 4 और 1 जोड़ोगे तो भी 5 आ जाएगा, 8 7 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, ठीक है। 9 6 जोड़ोगे 9 6 15, ऐसे ही 6 5 जोड़ोगे कितना आएगा 11, और 7 4 भी जोड़ोगे तो भी 11, यानी आंसर क्या हो जाएगा 11, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की घात b बराबर 125 है, तो b की घात a का मान पूछा है। तो देखो 125 है, सॉरी 100, यहाँ पे 125 है, तो कितने की घात, यानी 125 किसका घन होता है 5 का घन होता है, तो सीधे बात है 5 की घात 3 लिख सकते हैं, तो 125 होगा जाके। तो यानी a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 5, और b की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो b की वैल्यू अब यहाँ रख दो 3, उल्टा कर दो, और a की वैल्यू 5 ऊपर कर दो। तो 3 का जब हम 5 बार गुणा करेंगे, यानी 3 का आपस में 5 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 343 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर इसका हो जाएगा 343, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है। तो 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से, तो 1 से लेकर 10 तक का आप लोगों संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, तो जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 2520। क्या होगा 2520। अब इसमें देखिए एलसीएम 2520 होगा, बट ऑप्शन 2520 नहीं है, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो जिसमें 2520 का भाग जाता हो वही आंसर होगा। तो 2520 का भाग किस में जाएगा आपका, देखो 5040 में जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से ये सारे 30 के 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो 2018 का जो पेपर था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आए हुए थे उनको मैंने सॉल्व करा दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी सारे सेट्स करा दिए जाएं, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए,
जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।